IBSA टीयर 2 वालों, आपके लिए पैसेज लेकर के आ गया हूं मैं। वेलकम बैक एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा। इंग्लिश टू हिंदी का ये ट्रांसलेशन जो है, दिस इज़ अबाउट मेंटल वेलबींग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन प्रोफेशनल लाइफ। ये मतलब सबके लिए ज़रूरी है ये टॉपिक बेसिकली, एंड मतलब ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। और ये थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड टॉपिक है, कहीं ना कहीं करंट में इस पर कोई चर्चाएं हुई हैं, और इसलिए हमारी टीम ने हमको ये सजेस्ट किया है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड सो वी शुड वर्क ऑन दिस। तो आप यहाँ पे देखेंगे एंड यू विल ट्रांसलेट बिफोर मी, आप मेरे से पहले कोशिश करेंगे। ये वीडियो मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पर्पज से नहीं लेकर के आया हूँ। इन दिस आई ऑल्सो टीच यू द ग्रामर एज वेल एज ट्रांसलेशन टेक्टिक्स, एंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि IB किस तरीके से सोचती है, आपको उस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। सो द पर्पज इज नॉट टू जस्ट शो यू दैट दिस इज द ट्रांसलेशन हिंदी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंग्लिश, बट टू टीच यू हाउ यू विल ट्रांसलेट इन द एग्जामिनेशन। आप कैसे एग्जाम में ट्रांसलेट करोगे उस पर ये वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देखोगे यहाँ पे लिखा है इन द मॉडर्न प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अगर बात करेंगे जो मॉडर्न हमारा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल को पेशेवर बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पेशेवर लिख सकते हो, ठीक है, या डेली लाइफ में जैसा हम मतलब एकदम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो हमारा एनवायरनमेंट है, यानी जो वातावरण है हमारा, मेंटल वेलबींग हैज इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो मतलब कहीं ना कहीं इसने, यानी कि मेंटल जो वेलबींग है, यानी हमारे दिमाग की जो हालत है, वो एक क्रिटिकल फैक्टर उभर करके आई है। उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन इन्फ्लुएंसिंग क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रही है, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्टिविटी यानी जो उत्पादन क्षमता है, और एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता है। लेकिन यहाँ उत्पादन मतलब हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमारे कार्य कुशलता पर ये प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे? क्या कर रहा था कि इन द मॉडर्न प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मेंटल वेलबींग हैज इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे सर कि जो आधुनिक युग है हमारा, उसमें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट या जो हमारा पेशेवर वातावरण है, उसमें जो मेंटल वेलबींग है, यानी कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक क्रिटिकल फैक्टर, ठीक है, काफी जो गंभीर फैक्टर यानी कारक बन करके उभरा है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि उत्पादक क्षमता और कार्य क्षमता दोनों ही, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य आधुनिक युग में, या आधुनिक पेशेवर वातावरण में किस किस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो एज ए क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, तो आप बोलेंगे कि उत्पादकता और एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाला एक गंभीर कारक बनकर उभरा है, एक कारक बनकर उभरा है। अब आप पढ़ेंगे इस पूरी लाइन को तो आप पाएंगे सर आपने ये तो पूरा बढ़िया से ट्रांसलेट तो कर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य आधुनिक पेशेवर वातावरण में उत्पादकता और कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाला एक गंभीर कारक बनकर उभरा है, ठीक है। तो आप इसको मान लो कि एज इट इज, इतनी शुद्ध हिंदी अगर आप ना सोच पाए, वैसे इतनी शुद्ध हिंदी में क्या है कि देखो भाई, वहां पे क्या लिखा है, मेंटल वेलबींग, मानसिक स्वास्थ्य बोलेंगे उसको, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। मेंटल वेलबींग इज मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। दूसरी बात सर, इमर्ज्ड मतलब क्या होता है? उभरना, उभर करके बाहर आना। अच्छा सर, ठीक है। इसके बाद क्या आप बोलेंगे सर कि ये जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक होता है सर। इसके बाद आप क्या बोलेंगे सर? इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? उसको प्रभावित करना, तो प्रभावित करना हो गया सर। ओके सर। प्रोडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? उत्पादकता बोलेंगे। और एफिशिएंसी को क्या बोलेंगे? कार्य क्षमता
बोलेंगे। लेकिन आपको ऐसे अगर नहीं लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते थे? ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते थे कि अब समझना इसकी मीनिंग क्या होगी। ठीक है, आप ये बोलेंगे कि आज के समय में, आज के समय में, आज के समय में, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य हमारे हमारे पेशेवर, हमारे पेशेवर माहौल में, वातावरण को क्या लिख सकते हो? माहौल में, माहौल में क्या कर रहा है भाई? गंभीर, गंभीर रूप से, गंभीर रूप से उत्पादन, उत्पादन और कार्यक्षमता, कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है। ये देखो, ये उससे आसान हुआ कि नहीं? प्रभावित कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ट्रांसलेशन उसका एज इट इज नहीं है, ये उसकी मीनिंग है। भाई आपको ये समझना है कि आज के समय में, ये पूरी लाइन का मतलब क्या था कि इन द मॉडर्न प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मेंटल वेलबींग हैज इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। क्या यही मतलब है कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य हमारे पेशेवर माहौल में गंभीर रूप से उत्पादन और कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा है? क्या यही है क्या इसकी मीनिंग? तो यही मैं आपको फर्स्ट डे से समझा रहा हूं कि सर जी ये हमें समझाना है जाकर के सामने वाले को, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो आप बोलेंगे जी सर हम समझ पा रहे हैं। आगे, आगे बात क्या है? तो आप बोलेंगे सर इंक्रीजिंग वर्क, बढ़ता हुआ जो काम काज है, यानी काम, जो बढ़ता हुआ काम है। टाइट डेडलाइंस, डेडलाइंस दिए जाते हैं ना कि इतने से इतने टाइम में आपको काम खत्म करना है। एंड कांस्टेंट कनेक्टिविटी, लगातार जुड़े रहना थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहना। हैव इंटेंसिफाइड स्ट्रेस लेवल अमंग्स एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के बीच में एक अलग ही माहौल बन गया है। मतलब उनका जो तनाव हो वो क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है उनका तनाव। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप इसको कैसे बनाएंगे? बढ़ता हुआ काम, बढ़ता हुआ काम और बढ़ता हुआ काम और टाइट डेडलाइंस, यानी कि लगभग निश्चित समय सीमा, निश्चित यानी फिक्स की गई निश्चित समय सीमा, डेडलाइंस मतलब समय सीमा। ठीक है, निश्चित समय सीमा और लगातार, और लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़े रहने की वजह से, जुड़े रहने के कारण, जुड़े रहने के कारण क्या हुआ भाई? इंटेंसिफाइड स्ट्रेस लेवल अमंग एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में क्या हो गया? तनाव का स्तर, तनाव का स्तर बढ़ा दिया है। ठीक है, यानी टेंशन बढ़ गई है लोगों की, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इफ सच स्ट्रेस रिमेन्स अनमैनेज्ड, यानी कि अगर ये जो स्ट्रेस है इनको मैनेज ना किया जाए, यानी कि इनको ठीक तरीके से अगर इनका प्रबंधन ना किया जाए, तो इट कैन एडवर्सली अफेक्ट कंसंट्रेशन। ये हमारी जो कंसंट्रेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आप पूरा कंसंट्रेशन अपना रखते हैं, डिसीजन मेकिंग, जो आप क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, एंड ओवरऑल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, जो आपका पेशेवर, आपका जो परफॉर्मेंस है, यानी जो आपका काम है उसको क्या करेगा? ये प्रभावित कर देगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? यहां मिटा के लिखूंगा मैं, चलो आप मुझसे पहले लिखेंगे। आप बोलेंगे सर कि इफ सच स्ट्रेस रिमेन्स अनचेंज, आप बोलेंगे कि यदि, यदि या फिर अगर भी लिख सकते हैं, यदि यह, यदि यह तनाव ऐसे ही बना रहा, ऐसे ही बना रहा,
बना रहा तो यह है किस को अफेक्ट करेगा? तो आप बोलेंगे यह है एकाग्रता। कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे? एकाग्रता। तो यह एकाग्रता, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, और ओवरऑल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, और ओवरऑल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, और ओवरऑल मतलब पूरी जो हमारी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को क्या बोलेंगे? पेशेवर। जो हमारा पेशा होता है, प्रोफेशन उसी को बोलते हैं। तो पेशेवर के बाद क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, आप ऐसे बोलेंगे। तो अब देखो इसकी मीनिंग समझते हैं। क्या मीनिंग था कि भाई देखो मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से समझना है। क्या है कि सर अगर स्ट्रेस रिमेन्स अनमैनेज्ड, अगर ये जो तनाव अगर ऐसे ही बना रहा है, यानी अगर इसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है कि यदि इस तनाव ऐसा ही रहा, प्रबंधन नहीं किया गया, तो यह क्या क्या कर देगा? इट कैन एडवर्सली इफेक्ट, बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है किस चीज को? कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को, और क्या बोलेंगे सर? डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को, ठीक है, एंड ओवरऑल प्रोफेशनल परफॉर्मेंस यानी पूरी पेशेवर प्रदर्शन को ही बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। ये इसकी मीनिंग आ गई। अब आगे क्या बोलेंगे? आगे आप कहेंगे सर ये बात तो खत्म हो गई, आगे चलें। वर्क प्लेस स्ट्रेस कॉमनली अराइजेस फ्रॉम लॉन्ग वर्किंग आवर्स। अब देखो यानी जो काम, जहां पर हम काम करते हैं, वो जो वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस होता है वो ज्यादातर कहां, किस वजह से मतलब होता है? वो होता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स के, लंबे घंटों तक का काम करना एक टेंशन की बात हो जाती है, वहां से तनाव शुरू होता है। अच्छा सर, जॉब इनसिक्योरिटी, टेंशन रहती है कि कब नौकरी छूट जाएगी। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब जीवन में हम अपना उसमें संतुलन नहीं बना पाते जीवन में। लैक ऑफ वर्क लाइफ यानी कि काम भी करें और जीवन भी जिए, उसमें संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। एंड अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, और हमसे मतलब जो चीज संभव नहीं है, लगभग ऐसी हमसे उम्मीदें लगा ली जाती हैं। तो उसको आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। ठीक है, करो भाई। तो बताओ क्या बोलोगे सर? वर्क प्लेस, कार्यस्थल। वर्क प्लेस को क्या बोलेंगे? कार्यस्थल। तो आप बोलोगे सर कार्यस्थल पर घंटों, लंबे घंटों तक काम करना, रोजगार की असुरक्षा, आप इनसिक्योरिटी आपको होती है। तो आप बोलेंगे सर कार्यस्थल पर लंबे घंटों तक काम करना, रोजगार की असुरक्षा, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि काम व निजी जीवन का असंतुलन, और अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस, अव्यवहारिक मतलब जो व्यवहार में संभव नहीं है ऐसा अव्यवहारिक प्रदर्शन की उम्मीद क्या करती है भाई? तनाव को जन्म देती है, ठीक है, तनाव को जन्म देती है। तो आप यहां से लिख सकते थे सामान्यतः, कॉमनली रहेगा सामान्यतः, ठीक है। तो ज्यादातर सामान्यतः कार्यस्थल पर लंबे घंटों तक काम करना, रोजगार की असुरक्षा, काम व निजी जीवन का असंतुलन, ठीक है, असंतुलन नहीं संतुलन, ये वर्ड यहां पर ठीक करना पड़ेगा भाई, संतुलन, ठीक है, संतुलन और अव्यवहारिक प्रदर्शन की उम्मीद तनाव को क्या देती है? जन्म देती है। अच्छा, अब आप क्या बोलेंगे सर? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स टू दीज कंडीशंस में लीड टू मेंटल फैटिग, एंजाइटी एंड रिड्यूस्ड मोटिवेशन।
अब अगर लंबे समय तक ये चीजें, ये जो स्थितियां ऐसी ही बनी रही, तो इनके वजह से मेंटल फैटिग हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएंगे, एंजाइटी, चिंता हो जाएगी आपको, और मोटिवेशन क्या हो जाएगा, मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी ठीक से आप काम नहीं कर पाए। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि लंबे समय तक, यहां से इस स्थिति के लंबे समय तक बने रहने पर क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी। बने रहने पर ये आपका मानसिक तनाव, फिर आप क्या बोलेंगे, एंजाइटी, चिंता, व प्रेरणा को हाँ, वह प्रेरणा को क्या करती है, कम करती है। मे लीड टू मेंटल फैटिग, आपको मानसिक तनाव देगा, चिंता देगा, वह प्रेरणा की कमी होती है। ठीक है, तो इस स्थिति के लंबे समय तक बने रहने पर मानसिक तनाव, चिंता होती है, या प्रेरणा की कमी हो जाती है, ये दिक्कतें होती है। ओवर टाइम दिस नॉट ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल, मतलब अगर ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहेगा तो आने वाले समय में ओवर टाइम, यानी समय के साथ ही ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ किसी एक मतलब कर्मचारी को ही नहीं प्रभावित करती है, बट ऑल्सो डिसरप्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी एंड एफिशिएंसी। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि जो पूरी आपकी संस्था है, कहीं ना कहीं उसके बीच में, जो लोगों के बीच में अव्यवस्था फैल जाती है, उनकी कार्य क्षमता पर इसका असर पड़ता है। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे, समय के साथ ही यह न केवल एक व्यक्तिगत कर्मचारी, एक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत कर्मचारी को प्रभावित करती है, बल्कि और क्या करती है। आप बोलेंगे सर पूरा, बल्कि यह है जो संस्थागत आपका ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी है, बल्कि यह संस्थागत सामंजस्य, हार्मनी, ये पढ़ा चुका हूं आपको, वर्ड याद होना चाहिए मीनिंग, सामंजस्य को भी प्रभावित करती है। यानी कि इससे ना केवल एक व्यक्ति पर इसका असर पड़ता है, बल्कि पूरे संस्था पर इसका जो सामंजस्य है, और उनकी सामंजस्य, और एक चीज रह गया भाई, सामंजस्य व एक चीज रहेगी, वह कार्य क्षमता को भी, एफिशिएंसी ना, कार्य क्षमता को भी क्या करती है, आप बोलेंगे सर प्रभावित करती है। ठीक बात है, चलो अगले स्लाइड पे चलो, बताओ भाई। Organizations have an important responsibility to address mental health concerns in a structured manner। यानी कि जो हमारी संस्थाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को वो क्या करें, वो उसकी चिंता को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, यानी एक तरीके से पूरी संगठित तरीके से, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, कि मानसिक क्या, आप बोलेंगे सर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं को अब देखो, स्ट्रक्चर्ड मतलब संरचित का मतलब क्या होता है, एक संरचना में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ठीक तरीके से। संरचित ना लिख पाओ तो वहां लिख देना ठीक ढंग से, ना लिख पाओ संरचित तो वहां क्या लिख दोगे, ठीक ढंग से ऐसे भी लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं को संरचित या ठीक ढंग से, ठीक है, क्या करना, ठीक ढंग से संबोधित करना
संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये इसकी मीनिंग हो गई। क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, यानी मानसिक स्वास्थ्य की जो चिंताएं हैं उनको संरचित यानी कि ठीक ढंग से, ठीक है, संबोधित करना संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि उनको साथ देने वाला बढ़िया से एक माहौल ऐसा कि हाँ चलो हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा माहौल। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, यानी कि जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रहे, अरेंजमेंट्स वहां पे इस तरीके के हो पाए, ये नहीं कि कोई मरा जा रहा है लेकिन उसको काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। एंड एक्सेस टू काउंसलिंग सर्विसेज, काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो वो भी उनकी एक्सेस हो, वहां तक पहुंच हो। कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस स्ट्रेस, इससे क्या होगा, उनकी काउंसलिंग वगैरह होगी तो थोड़ा सा उनका तनाव क्या होगा, कम होगा। आप बोलेंगे सर सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि सहायक या सहायतापूर्ण काम का माहौल, सहायतापूर्ण काम का माहौल। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, लचीली कार्य व्यवस्था, अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं, क्या बोलेंगे आप, लचीली कार्य व्यवस्थाएं। और एक्सेस टू काउंसलिंग, यानी परामर्श सेवाएं, और परामर्श सेवाओं की पूर्ति, मतलब उनको वो एक्सेस करवाना, पहुंचाना। तनाव को कम करने में क्या कर सकती हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, तनाव को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती हैं, तनाव को महत्वपूर्ण रूप से क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। ये बात हो गई भाई, कम कर सकती हैं, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ओपन कम्युनिकेशन, मतलब खुला, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, यानी कि एक तरीके से कि जागरूकता के जो अभियान है वो, एंड ओपन कम्युनिकेशन यानी खुला संवाद, बातचीत। फर्दर हेल्प एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज स्ट्रेस इंडिकेटर्स एंड सीक टाइमली असिस्टेंस, तो एक तो उनको रिकॉग्नाइज यानी कि वो कहीं ना कहीं ध्यान देते हैं अपने तनाव पर, उनका ध्यान जाता है, और वो समय से क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जागरूक जागरूक कार्यक्रमों व खुले संवादों से कर्मचारियों को क्या मिलता है भाई, कर्मचारियों को तनाव पर ध्यान देने व समय से सहायता लेने में मदद करती है। समझ में आ गई भाई। अगले स्लाइड पर चलें, किसी को फोटो खींचना तो खींच लो। चलो अगला बताओ, एक ये मैं बनाऊंगा, लास्ट वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये बनाते हैं, एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड एडिक्वेट रेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग मेंटल बैलेंस, यानी कि मानसिक संतुलन अगर बनाए रखना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। आप बोलेंगे सर कि व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एक प्रभावी आपका समय प्रबंधन होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि नियमित आपका शारीरिक एक्टिविटी यानी व्यायाम वगैरह आप करिए। एंड एडिक्वेट रेस्ट, यानी कि पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, यानी जितना जरूरत है उतना। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी निभाएगा आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में। तो आप ये बोलेंगे कि मानसिक, इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, व्यक्तिगत तौर पर क्या लिखेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर
स्तर पर मानसिक संतुलन को बनाए रखने में प्रभावी, इफेक्टिव मतलब प्रभावी समय प्रबंधन, मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे? प्रबंधन। ये मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर मानसिक संतुलन को बनाए रखने में प्रभावी समय प्रबंधन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, नियमित के बाद क्या बोलेंगे? शारीरिक। अब एक्टिविटी को तो गतिविधि बोलेंगे, गतिविधि या इस पे आप व्यायाम भी लिख सकते थे कि नियमित शारीरिक गतिविधि या एक्टिविटी को व्यायाम भी लिख सकते थे। एंड एडिक्वेट रेस्ट, और पर्याप्त रूप से, और पर्याप्त क्या? रेस्ट यानी आराम, एंड पर्याप्त रूप से आराम करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखा जाए तो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में प्रभावी समय प्रबंधन, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त रूप से आराम करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे क्या बोलेंगे सर? सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, यानी जो व्यवहारिक आपके लक्ष्य हैं उनको, रियलिस्टिक मतलब जो सच में हो सकते हो, व्यवहारिक हैं वो आपके। सेटिंग मतलब उनको एक तरीके से निर्धारित करना, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे सर कि रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक को क्या बोलेंगे आप? यथार्थवादी। हिंदी में तो काफी खतरनाक हो जाएगा, व्यवहारिक या यथार्थवादी आप लिख सकते हैं कि व्यवहारिक लक्ष्यों को तय व्यवहारिक लक्ष्यों को तय करना, प्रायोरिटाइजिंग टास्क, यानी कि जो कार्य हैं, कार्यों की प्राथमिकता, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता, एंड लिमिटिंग वर्क रिलेटेड डिजिटल कम्युनिकेशन बियॉन्ड ऑफिस आवर्स, यानी कि जो लोग मतलब जो उनका कार्यस्थल है उसके अलावा भी जाकर के वो लोग काम से रिलेटेड जो डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी कि जो डिजिटल बातचीत लोग रखते हैं, डिजिटल जो संवाद करते हैं उसको कम करना, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कार्यस्थल के परे, यानी कि उसके बाहर भी, कार्यस्थल के परे डिजिटल संवाद को कम करना प्रमोट कैन प्रिवेंट बर्नआउट। तो थकान को रोक सकता है एंड प्रमोट इमोशनल स्टेबिलिटी, और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। इससे ये होगा भाई, ठीक है। ये सारी चीजें, चलो अगला। तो ये तो आपका क्या रहेगा? ये आपका YH यूट्यूब होमवर्क, ठीक है। ये आपका YH WH नहीं, HW नहीं है, ये क्या है आपका? यूट्यूब होमवर्क, ऐसे लिख लो, YHW है ये आपका, ठीक है। यूट्यूब होमवर्क है आपका, ठीक है भाई। तो चलो मिलूंगा आपसे मैं अगले वीडियो में, और मुझे बताना कि इसमें आपको कितनी कठिनाई आई, अब भी क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या आपको विकैब में अब भी दिक्कत हो रही है, या ट्रांसलेशन में आपको टेंस में दिक्कत आ रही है, किस में आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिखना एक बार, ठीक है। और जैसे ही डेट आ जाएंगी, डेट मोस्ट प्रोबेबल है, अब लग रहा है कि 22 को ही पेपर होगा, ऐसा लग ही रहा है। एक व्यूअर पता नहीं कि तो पिछले 1.5 महीने से एक ही बात रट के बैठा हुआ है कि भाई 22 को ही पेपर होंगी, ऐसा लग रहा है कि वही पेपर सेट करवा रहा है कहीं बैठ करके शांति से, IB वालों को पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। 22 को बोल रहा है, हो सकता है 22 को ही आपका पेपर हो। तो अगर 22 को पेपर होगा तो हम लोग लगभग तैयारी में हैं कि किस तरीके से और काम करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, लगातार काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।